हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु और अधातु के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग यहाँ पर धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि धातु क्या है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर धातु के सारे गुण यानी कि सारे प्रॉपर्टीज को पॉइंट वाइज यहाँ पर देखेंगे कि धातु में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं धातु। धातु को इंग्लिश से हम लोग मेटल कहते हैं और इसमें पहला पॉइंट है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो धातु होते हैं, धातुओं के बाहरी कक्ष में सामान्यतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 होती है या फिर 2 होती है या फिर 3 होती है। और देखिए मैंने आपको वहां बताया था कि जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट को बता देता हूं। तो पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि धातुओं के बाहरी कक्ष में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बात समझ रहे हैं? जो धातु है ना, उसके बाहरी कक्ष में क्या होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे Na का कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2, 8 और 1 होगा। तो बाहरी कक्ष में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या है, यह एक धातु है। बात करें अगर Mg जिसका परमाणु संख्या 12 होता है, अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2, 8, 2 होगा। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 है, यानी यह भी क्या है, एक धातु है। उसी प्रकार से अगर हम लोग Al देखें यानी कि एल्यूमिनियम, इसका परमाणु संख्या 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 3 होगा। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है, यानी यह भी क्या है, एक धातु है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो धातु होते हैं उनके बाहरी कक्षा में सामान्यतः 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको नोट बताता हूँ। नोट, अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1 और इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। उसी प्रकार से हीलियम, इसका परमाणु संख्या 2 होता है और इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। देखिए इसमें बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है और इसमें बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो क्या यह धातु है? तो आप जान लीजिए ये दोनों धातु नहीं है। ये जो हीलियम है यह क्या है, एक अक्रिय गैस है। यह क्या है, अक्रिय गैस है, यानी यह क्या है, ये और ये क्या है, धातु नहीं है। क्या है, अधातु है। और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है और ये दोनों हमारा यहाँ पर धातु नहीं है, ये दोनों धातु नहीं है। तो क्या है, अधातु है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस हमारा क्या क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो धातु होते हैं उनके बाहरी कक्ष में सामान्यतः या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो धातु होते हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेश बनाते हैं। और इस पॉइंट को भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेश बनाते हैं और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो धातुएं होते हैं, धातुएं क्या होती है, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। बात समझ रहे हैं? धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। अब इस चीज को भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूं। देखिए त्याग और ग्रहण का जो कंसेप्ट होगा, क्या होगा, कभी भी त्याग होगा तो आप
इस साइड लिखिएगा और ग्रहण होगा तो आप इस साइड लिखिएगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को। अगर त्याग होगा तो आप इलेक्ट्रॉन को इस साइड में लिखिए और ग्रहण होगा तो इलेक्ट्रॉन को आप इस साइड में लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये जो Na है, Mg है, Al है, क्या है हमारा यहाँ पर? ये सब धातु है। तो अगर Na देखेंगे, Na का अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखा जाए तो 2, 8 और 1 है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर त्याग होता है कितने का? 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो Na क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, धनावेश बनाएगा। तो त्याग करेगा कितने का? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो त्याग होने से तीर चिन्ह की इस साइड में लिखा जाता है। तो इधर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो Na के ऊपर क्या बनेगा? 1 प्लस बनेगा। उसी प्रकार अगर Mg देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन में 2, 8, 2 है। और मैंने आपको बताया था वहां पर कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो Mg क्या बनाएगा? Mg बनेगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग हो रहा। एल्युमिनियम को देखें तो 2, 8, 3 होगा और यहाँ पर त्याग कितने का होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का होगा। यहाँ पर त्याग 3 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो Al क्या क्या यहाँ पर? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या अगर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Al के ऊपर क्या होगा? 3 प्लस होगा। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से हमने देखा कि धातु जो होते हैं उनके बाहरी कक्ष में या तो 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो धातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेश बनाते हैं। इससे हम लोग बोल सकते हैं जो धातुएं होते हैं वह विद्युत धनात्मक होती है। 2 बातें आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, धातुएं आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय होती है। इसका मतलब देखिए, आघात वर्धनीय मतलब क्या होती है? जैसे अगर आपके पास कोई धातु का कोई टुकड़ा है, अगर आप उसको पीटेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है? एक धातु का टुकड़ा है और आप क्या कीजिए? इसको हथौड़ा से पीटिए। आप इसको हथौड़ा से पीटिए तो ये जो धातु का चादर है, ये जो धातु का टुकड़ा है, यह क्या होगा? पतले चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, आप समझिए धातुएं क्या होती है? आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक धातु का टुकड़ा है और उस धातु के टुकड़े को अगर आप हथौड़े से पीटेंगे तो हथौड़े से पीट के आप उसको क्या कर सकते हैं? धातु की चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और इसी गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो यहां से हमको समझ में क्या आ रहा है? जो धातुएं होती हैं वह क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? धातुएं तन्य होती है। धातुएं तन्य होती है। अब ये तन्य मतलब क्या होती है? देखिए, जो धातु होती है वह तन्य होती है। तन्य मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई धातु है, अगर आप उसको पीटेंगे तो पीट के क्या करेंगे? उसको हम लोग पतले तार के रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। यानी पीट कर हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको तार के रूप में खींच सकते हैं। तो इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। तो धातुओं में क्या होती है? तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी धातुएं तन्य होती है, यानी धातुओं को हम लोग खींच सकते हैं। अब देखिए, सबसे अधिक तन्य किस धातु में होती है? तो सोना क्या होती है? सबसे अधिक तन्य होती है। सोना क्या होती है? सबसे अधिक तन्य होती है। इसमें तन्यता का गुण सोना में सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है, अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है तो आप इससे क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास 100 मिलीग्राम यानी कि Mg क्या हो? आपके पास सिल्वर धातु हो। क्या हो? ये सिल्वर धातु हो, सिल्वर धातु। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। लंबा तार बना सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक तन्यता किसमें पाया जाता है? सोना में। और 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि धातु के बाहरी कक्ष में सामान्यतः 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेश बनाते हैं, यानी कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। फिर आगे हमने डिस्कस किया कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है, यानी धातु को हम लोग पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर हमने बताया कि धातुएं तन्य होती है, यानी जो धातु है उसको हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं। और सबसे अधिक तन्यता सोना में पाया जाता है और 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला पॉइंट है यह है द्रव्यनांक का और क्वथनांक का। तो धातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं।
बात समझ रहे हैं? जो धातु होते हैं उनका द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। ठीक है, ये था हमारा अगला पॉइंट। और मैं आपको यहाँ पर द्रव्यनांक और क्वथनांक का एक टेबल दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड में धातु लिखा हुआ है, एक साइड में द्रव्यनांक है और एक साइड में क्वथनांक है। और कौन से धातु में कितने द्रव्यनांक होते हैं और कितने क्वथनांक होते हैं, सारा चीज़ लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। खाली आपको यही याद रखना है कि धातुओं में क्या होते हैं, द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यही चीज़ आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टेबल है इसमें जिंक का, लोहा का, कॉपर का, सिल्वर का, सोडियम का, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, इन सारे तत्वों का यानी इन सारे धातुओं का द्रव्यनांक और क्वथनांक यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो अगला पॉइंट है कुछ इस प्रकार से है। धातुएं क्या होती है? धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। इस चीज को आप समझिए क्या कहा जा रहा है कि जो धातुएं होती है वो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। इस चीज को आप समझिए, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक। अब विद्युत का सुचालक मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे आप देखे होंगे आपके घर में लाइन है कि नहीं है, विद्युत है। अब देखिएगा कि जैसे ये पोल है, आप पोल से क्या करते हैं, तार लगा के आप अपना घर में लाइन को घुसाते हैं और आप अपना घर में मेन स्विच लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो आप तार से लाइन मतलब पोल से जो लाइन लेते हैं, ये तार किसी न किसी धातु का बना हुआ होता है। या तो ये लोहा का है या फिर ये कॉपर का है। ठीक है, या फिर मतलब कोई ना कोई, या फिर ये जस्ता का है, जिंक का है, यानी मान के चलिए कि ये कोई ना कोई धातु का होगा। या फिर यह एल्युमिनियम का तार है, यानी किसी न किसी धातु का ही तार होगा। तो देखिए आप पोल से लाइन को ले रहे हैं, आप अपना घर में घुसा रहे हैं, फिर ये मेन स्विच से आप अपने घर में क्या करते हैं, बल्ब लगाते हैं और जलाते हैं। तो सारा क्या है, धातु का ही है। आप एक काम कीजिए, लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, एक सूखा लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उससे आप लाइन जलाइए, क्या जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो धातु होते हैं वह विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होती है। तो विद्युत का सुचालक हम लोग समझ गए, अब ऊष्मा का सुचालक आप समझिए। ऊष्मा का सुचालक, अब एक काम कीजिए, आप एक लोहा का टुकड़ा या फिर एक रॉड ले लीजिए। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, आग में डाल दीजिए। एक सिरा को आपने आग में डाल दिया। अब देखिए जब ये गर्म हो जाएगा ना, तब थोड़ा देर बाद आप इसको टच कीजिए। यहाँ पर आप छुइए इसको, यहाँ पर आप इसको छूने का कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप यहाँ पर छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि देखिए आपने इस सिरा को तो गर्म नहीं किया है, आप इस सिरा का गर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सिरा भी गर्म हो जा रहा है। और अगर आप अपना यहाँ पर अगर इस प्रकार से इसको टच करते हैं तो क्या होगा, आपका उंगली जल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊष्मा है, देखिए हम लोग इस सिरा को गर्म कर रहे हैं तो ये ऊष्मा धीरे धीरे क्या होता है, इस सिरा तक आ जाता है और ये पूरा रॉड गर्म हो जाता है। और जैसे हम लोग इसको छूते हैं तो हमारा जो हाथ है वो क्या होता है, जल जाता है। और इसी प्रकार अगर आप एक लकड़ी लेते हैं, लकड़ी को अगर आप एक सिरा को जलाते हैं और आप इस सिरा को आसानी से पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका हाथ नहीं जलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो धातु होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपको पता चला कि धातु जो होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी होते हैं। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है कुछ इस प्रकार से है। आप देखे होंगे जो धातु होते हैं, धातु का जो ऊपरी परत होता है वह हमेशा चमकदार होती है। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे कि धातुओं की ऊपरी सतह या फिर ऊपरी परत, जो बोले आप, ऊपरी परत या फिर ऊपरी सतह चमकदार होती है, चमकदार होती है। ठीक है, जो धातु होती है उसकी ऊपरी परत या फिर ऊपरी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने जाना, पहला पॉइंट हमने देखा कि धातु के बाहरी कक्ष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेश बनाते हैं, यानी कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं आघातवर्धिनी होती है, धातुएं तन्य होती है। धातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। और हमने और एक पॉइंट देखा था कि धातुओं की ऊपरी परत चमकदार होती है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ तक, अभी तक हमने जितना पॉइंट देखा सारा पॉइंट हमारा क्या है, भौतिक गुण पर आधारित है। अगला पॉइंट क्या है, यह भी भौतिक गुण पर ही आधारित है कि धातु
धातुएं जब कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। यानी देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक धातु है और जब यह कठोर सतह से टकराती है तो ठंडनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, आप देखे होंगे, नहीं तो आप दो धातु लीजिए, एक धातु लीजिए या फिर आप एक हथौड़ा लीजिए, दोनों को ठोकिए तो आपका पता चल जाएगा किस प्रकार से ठंडनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। तो ये सारे जितने भी हमने देखा, जितने सारे पॉइंट देखा, सारा पॉइंट क्या है, भौतिक गुणधर्म पर ही आधारित है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला पॉइंट है यह कुछ इस प्रकार से है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड देती है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और इस चीज को मैंने आपको अम्ल और क्षारक में बताया था कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे की वीडियो को देखिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो धातु है वह ऑक्सीजन के साथ जैसे अभिक्रिया करती है, क्या देती है, धात्विक ऑक्साइड देती है। आप एग्जांपल देख लीजिए, धातु में सब कोई ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया सोडियम, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया, यानी O2 के साथ अभिक्रिया कराया, तो क्या यहाँ पर बनेगा, धात्विक ऑक्साइड, यानी सोडियम का ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, Na2O। आप सोच रहे होंगे सर आपने Na2O किस प्रकार से लिख दिया, तो देखिए सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कैसे लिखा हमने, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का क्या होता है, Na होता है, ऑक्साइड का O होता है। ठीक है, इसका संयोजकता 1, इसका 2, ये इसके साथ क्या बनेगा, Na2O बनेगा, तो Na2O लिखा। अब आप इसको संतुलित कर दीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसकी संख्या, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपको 2 देना पड़ेगा। और आपने यहाँ पर 2 दिया तो ऑक्सीजन तो ठीक हो गया, लेकिन Na कितना हो गया, 4 हो गया, तो आप यहाँ पर 4 दे दीजिए। तो इस प्रकार से हमने इसको संतुलित भी कर दिया। अगर आप अगला एग्जाम्पल देखें तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर आपने Mg लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो आपको बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, इस धातु का ऑक्साइड, यानी Mg का ऑक्साइड, यानी क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो यहाँ पर देखिए MgO है, जबकि यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 दिए तो यहाँ पर Mg2 हो गया, तो यहाँ पर भी आपको 2 देना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने संतुलित भी कर दिया, यानी यहाँ पर हमने 2 लगाया और यहाँ पर हमने 2 लगा के संतुलित किया। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि धातु ऑक्सीजन के साथ जैसे अभिक्रिया कराती है, क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है कुछ इस प्रकार से है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। बात समझ रहे हैं कि जो धातुएं हैं वह जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। अब बात हो रहा है कि धात्विक हाइड्रोक्साइड क्या है, धात्विक हाइड्रोक्साइड, देखिए धात्विक यानी मतलब क्या, कोई आपके पास धातु रहेगा, और हाइड्रोक्साइड यानी क्या, OH को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया Na क्या है, हमारे पास कोई एक धातु है और इसके हमने अभिक्रिया किसके साथ कराई, जल के साथ, यानी H2O के साथ अभिक्रिया यहाँ पर हमने कराया, तो यहाँ पर क्या देगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड, यानी Na का हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 बनेगा। अब आप इसको संतुलित कर दीजिए, किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर NaOH है, यहाँ पर NaH2O है, तो यहाँ पर आप 2 लगाइए, यहाँ पर आप 2 दे दीजिए, यहाँ पर आप 2 दे दीजिए, तो इस प्रकार से आप इसको संतुलित कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर आप अगला एग्जांपल देखिए, अगर आप यहाँ पर लेते हैं Ca, कैल्शियम ले लिए, यहाँ पर अगर आपके इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग H2O से कराते हैं तो क्या होगा, CaOH2 का निर्माण होगा प्लस हाइड्रोजन गैस H2 का निर्माण होगा। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2O में हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो इस प्रकार से संतुलित हो गया। तो ये था हमारा अगला पॉइंट। अब चलिए हम लोग और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला पॉइंट है कुछ इस प्रकार से है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देती है, बात समझ रहे हैं। जो धातु है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती है, यानी जैसे हम लोग धातु और अम्ल के बीच अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा, हमको लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। धातु, आप कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर Na, अम्ल के रूप में आपने ले लिया HCl, ठीक है, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस। तो पहले आप हाइड्रोजन गैस बना दीजिए, तो H2 यानी H यहाँ से कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, Na बचा और Cl बचा, तो Na और Cl मिलकर क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका इक्वेशन। अगर आप धातु के रूप में कोई दूसरा चीज लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए Cu, आपने क्या ले लिया, Cu, और अम्ल में आपने ले लिया H2SO4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहला बात तो हाइड्रोजन गैस यानी H2 बनेगा, यानी H2 खत्म हो गया, बचा क्या, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट बनाएगा, तो CuSO4 ही हुआ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर धातु के रूप में Al ले लिया और आपने यहाँ पर HCl ले लिया, तो क्या बनेगा, देख लीजिए। पहला बात तो इधर H2 बनेगा, यानी H2 यहाँ से खत्म हो गया, और Al और Cl मिलकर क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। और अगर इसी जगह पर मान लीजिए अगर इस प्रकार से दे दिया जाए Al प्लस H2SO4, और ऐसा दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पहला बात तो इधर हमारा क्या बनेगा, H2 बनेगा, और Al और SO4 मिलकर क्या बनाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का अगर आप देखेंगे सूत्र क्या होगा, एल्युमिनियम का Al, सल्फेट का SO4, इसका संयुक्त 3, इसका 2, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो Al2 बना और SO4 3 बना, इस प्रकार से निर्माण होगा, ठीक है। तो ये जितने भी हमने पॉइंट देखा, सारा पॉइंट क्या है, धातु के लिए है। अब चलिए हम लोग अधातु के लिए देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अधातु यानी कि नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको धातु में बताया कि धातुओं के बाहरी कक्ष में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। धातु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 होंगे, या फिर 2 होंगे, या फिर 3 होंगे। उसी प्रकार से अगर अधातु में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 4 होगी, या फिर 5 होगी, या फिर 6 होगी, या फिर 7 होगी, या फिर 8 होगी। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कार्बन देखा जाए, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो 2 और 4 होगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो बाहरी कक्षा में 4 है, यानी क्या है, यह अधातु है। बात समझ रहे हैं। नाइट्रोजन देखा जाए तो 7, 2 और 5, बाहरी कक्षा में 5, यानी यह भी क्या है, एक अधातु है। ऑक्सीजन 8, 2 और 6, बाहरी कक्षा में 6 है, यानी यह भी एक अधातु है, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। फ्लोरीन देखेंगे तो 9 नंबर में है, 2 और 7, बाहरी कक्षा में 7, यानी यह भी एक अधातु है। आगे और देखा जाए नियन 10, कितना, 2 और 8, बाहरी कक्षा में 8 है, यानी यह भी क्या है, एक अधातु है। और ये जो नियन है, ये मतलब क्या है, एक अक्रिय गैस है। ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। मैंने आपको बताया था ना कि अक्रिय गैस क्या क्या होते हैं, देख लीजिए आप। मैंने आपको बताया था हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अधातु जो होते हैं उनके बाहरी कक्ष में सामान्यतः 4, 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला पॉइंट धातु में देख लीजिए कि धातु जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाते हैं, धनावेश बनाते हैं, यानी धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। उसी प्रकार अगर अधातु के लिए देखा जाए, अधातु के लिए तो जैसे धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, तो अधातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का
ग्रहण करेगी और क्या बनाएगी, ऋणावेश बनाएगी। जिस प्रकार से धातुएं क्या बनाती है, धातुएं धनावेश बनाती है, तो अधातुएं क्या बनाएगी, ऋणावेश बनाएगी। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अधातु जो होती है, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर, जैसे अगर ग्रहण होगा तो तीर चिन्ह के इस साइड में इलेक्ट्रॉन देंगे, और अगर त्याग होगा तो तीर चिन्ह की इस साइड में इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अधातु होंगे वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, ग्रहण करेगी। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 17 होगा। इसको तोड़े तो 2 8 और क्या होगा, 7 होगा। यहाँ पर ग्रहण होगा कितना का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया है। अब ग्रहण होगा तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, तीर चिन्ह के इस साइड में लिखेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इस प्रकार से। और देखिए अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है और ऋणावेश बनाती है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तो Cl के ऊपर में 1 माइनस होगा, ठीक है, 1 ऋणावेश बनेगा। उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो परमाणु संख्या 8, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 6 होगा। तो यहाँ पर ग्रहण कितना का होगा, ग्रहण होगा 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे O+2 इलेक्ट्रॉन माइनस। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ तो इसके ऊपर में क्या बनेगा, 2 माइनस। अगर मान लीजिए कोई एक तत्व A है, मान लीजिए कोई एक तत्व A है और यहाँ पर मान लीजिए ग्रहण हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, A+3 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तो इसके ऊपर में 3 माइनस होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रहा। अब अगले प्रॉपर्टीज को बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है धातुएं आघातवर्धनीय होती है, तो जो अधातु होंगे वो आघातवर्धनीय नहीं होती है। यानी मैंने आपको बताया धातुएं आघातवर्धनीय होती है, यानी कि अगर धातु का आपके पास कोई एक टुकड़ा है, अगर आप उसको पीटेंगे तो वो क्या होगी, पतली चादर की तरह, पतले चादर में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अधातुएं जो होती है वह आघातवर्धनीय नहीं होती है, यानी जैसे ही हम लोग उसको पीटेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगी। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती है, या फिर आघातवर्धनीय नहीं होती है, यही लिख देते हैं, आघातवर्धनीय नहीं होती है, ठीक है। इसको पीटने से यह टूट जाती है। और धातु को जैसे हम लोग पीटेंगे तो ये क्या होगी, टूट जाएगी। फिर अगला पॉइंट देखें क्या है, धातुएं तन्य होती है, अधातुएं तन्य नहीं होती है। अधातुएं तन्य नहीं होती है, यानी अधातु को हम लोग पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, धातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उसी प्रकार से अधातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होंगे, निम्न होंगे। अधातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। देखिए जिस प्रकार से क्या होते हैं, धातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, उसी प्रकार से अधातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्वथनांक है, क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो अगला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा गया है, धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो अधातुएं होती है, अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक नहीं होती है। अर्थात अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है, बात समझ रहे हैं। जो अधातुएं होती है वह उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होती है। अब सुचालक नहीं होती है इसका मतलब क्या हो गया कि यह क्या होती है, कुचालक होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, धातुएं क्या होती है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, जबकि अधातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होती है। अब इसे देखिए, हमने धातु में अगला पॉइंट क्या पढ़ा था, हमने अगला पॉइंट पढ़ा कि धातुओं की ऊपरी परत चमकदार होती है, जबकि अधातुओं की ऊपरी परत चमकदार नहीं होती है। इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं,
अधातुओं की ऊपरी परत चमकदार नहीं होती है। ठीक है, आगे का पॉइंट देखें। यहां पर क्या है, धातुएं जब कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है, और अधातु क्या होगी, जब कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। अधातुएं जब कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? अधातु जब कठोर सतह से टकराती है तो इसमें ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न नहीं होती है, जबकि धातु अगर कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, यहां पर लिखा गया है, क्या है क्वेश्चन, मतलब ये जो पॉइंट है क्या है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड देती है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जो अधातु होते हैं, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जैसे यहाँ पर क्या देती है, धातु क्या देती है, धातु देती है धात्विक ऑक्साइड। देखिए जैसे धातु क्या देती है, धात्विक ऑक्साइड, उसी प्रकार से अधातु क्या देगी, अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड देती है। जैसे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, उसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल आप देख लीजिए। इसके लिए एग्जांपल क्या है, अधातु। अधातु किसके साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ। जैसे अधातु के रूप में हमने ले लिया कार्बन, क्या एक अधातु है, और इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, C+O2 से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनेगा। उसी प्रकार हमने S ले लिया, S+O2 से क्या बनेगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इनकी जो प्रकृति होती है क्या होती है, अम्लीय होती है। यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और देखिए धातु में हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ा, तो धातु में अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो जो अधातु होती है ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। बात समझ रहे हैं? यानी अधातु और अगर जल के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, यहां पर अगला पॉइंट क्या है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहां पर क्या है, अधातु जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, यानी जो अधातु है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अधातु प्लस अम्ल के बीच अगर अभिक्रिया कराएंगे तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने धातु और अधातु के बारे में जाना कि धातु क्या है और अधातु क्या है, और धातु और अधातु के हम लोग यहाँ पर भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को भी देखा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि उपधातु क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं उपधातु यानी कि मेटलॉइड क्या है। ठीक है, तो उपधातु का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, उपधातु यानी कि मेटलॉइड ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु किसको बोलेंगे, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे। देखिए नोट में क्या लिखा गया है, उपधातुओं की संख्या 7 है। अगर आप अपना NCERT बुक निकालेंगे और उसमें अगर आप निकालते हैं चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो उसमें आपको मिलेगा आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें 3 कलर का बॉक्स है, एक पिंक कलर का बॉक्स है,
एक येलो कलर का बॉक्स है और एक ग्रीन कलर का बॉक्स है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप वहां पर देखेंगे जो पिंक कलर के बॉक्स है उसमें कुल मिलाकर 7 तत्व है, और जो सातों तत्व है उसी सातों तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। और उस उपधातु में आपको एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिलेगा, और वही टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या करती है, धातु और अधातु को अलग करती है। इसके बारे में अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना, उपधातु के बारे में क्या जाना कि वैसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। नोट, उपधातुओं की संख्या 7 है। क्या क्या है देखिए, बोरान बी, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE, अर्सेनिक AS, एंटीमोनी SB, टेलुरियम TE, पोलोनियम PO। ये जो आप 7 एलिमेंट देख रहे हैं, ये जो आप 7 तत्व देख रहे हैं, ये क्या है, उपधातु है। तो आज की इस वीडियो में हमने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जाना, और इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग धातु और अधातु के अंतर को देखेंगे कि उसमें भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर किस प्रकार का क्या अंतर पाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अपना NCERT बुक निकालते हैं तो आपको एक आधुनिक आवर्त सारणी मिलेगा, और यह आपको मिलेगा पार्ट 5 यानी कि लेसन नंबर 5, और चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आप देखेंगे कुछ आपको इस प्रकार से एक टेबल मिलेगा, और ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। देखिए यहाँ पर आपको लिखा भी गया है आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें मैंने आपको बताया कि आपको 3 कलर मिलेंगे। पहला कलर है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का है और यहाँ पर लिखा हुआ है धातु। फिर पिंक कलर का एक बॉक्स है जिसमें लिखा है उपधातु, और ये देखिए ये जो आप कलर देख रहे हैं ये येलो कलर का है और इसमें लिखा हुआ है अधातु। बात समझ रहे हैं। और आपको एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। लिखा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। यानी मैं चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा देख रहे हैं और इसमें जो तत्व है, इसमें जो तत्व है यह किस कलर के बॉक्स में है, तो आप देखिए पिंक कलर के बॉक्स में है। और यहाँ पर कुल मिलाकर 7 तत्व है यानी 7 एलिमेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, उपधातु है। ये क्या है, उपधातु है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा अगर आप इस साइड देखेंगे, इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो सारे एलिमेंट क्या है, ग्रीन कलर के बॉक्स में है। सारे एलिमेंट ग्रीन कलर के बॉक्स में है, यानी ये क्या है, सारे के सारे हमारे क्या है, धातु है। क्या है, धातु यानी कि मेटल है। केवल इस हाइड्रोजन को छोड़कर अगर आप इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, येलो कलर के बॉक्स में है। तो ये जो येलो कलर के बॉक्स में है ये क्या है, अधातु है। तो ये हाइड्रोजन हमारे पास अधातु है। बाद बाकी जितने भी तत्व है सब क्या है, इधर धातु है। यानी ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा के लेफ्ट साइड, बात समझ रहे हैं। अब देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा के राइट साइड में भी बहुत सारे एलिमेंट है जो येलो कलर के बॉक्स में है, और येलो कलर के बॉक्स वाले एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं अधातु। यानी यहाँ पर जितने भी तत्व है क्या है, अधातु है। यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा के राइट साइड में जितने तत्व है सब अधातु है, और इसके लेफ्ट साइड में जितने भी तत्व है क्या है, धातु है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।